माननीय रमन जी भल्ला लुइस ड्रेफिस मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि हैं। इनका कपास के साथ साथ अन्य कृषि माल में भी बड़ा व्यापार है। I request Mr. Raman Ji Bhalla to express his views on world cotton scenario. हाँ भाई वो प्रेजेंटेशन लगा और भाई ये कोई पॉइंटर मिलेगा पॉइंटर और पॉइंटर स्लाइड तो नहीं यहीं से है। मुझे चेंज करनी पड़ेगी राइट। मैं सबका आप सब महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। खांडेश डिनर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकें। आई थिंक इसके पहले जितने लोग आए सबने हर एक ने एक बहुत अच्छे पॉइंट्स टच करे और मैं भी बस जो वही बोलूँगा जो उन लोगों ने बोला, थोड़ा सा उसको और बढ़ा के बताऊँगा। बाकी पॉइंट्स और आइडिया सिमिलर हैं। ये चीज़ सबको पता है जो हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमें आगे क्या लगता है, क्या देखना है। बट इवेंचुअली आप जब थोड़ा और डीप में जाके देखते हो डेटा को, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, मार्केट मूव हो रही है बिकॉज ये हो रहा है। तो थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की कि क्या हो रहा है मार्केट में और आगे क्या लगता है। तो आई गेस आज से 45 दिन पहले कोयम्बटूर में भी सिमिलर प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसमें यही बात हो रही थी कि क्या चल रहा है। तो उस वक्त थीम्स बड़े क्लियर थे। उस वक्त बहुत क्लियर था कि उस वक्त एक टसल चल रही है यूएसए में जो हो रहा है और बाकी की दुनिया में जो हो रहा है। तो यूएसए में क्या हो रहा था उस वक्त? यूएसए में टेक्सास, जिसने लोगों ने बात करी, जहाँ साहब ने बात करी कि टेक्सास सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूएस का, और वहाँ पे ड्राउट बहुत सिवियर था। वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सिवियर ड्राउट था 2010 के बाद, 2011 के बाद। और बाकी दुनिया में डिमांड सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम थी। डिमांड दिख नहीं रही थी, आगे लग नहीं रहा था कि डिमांड बेटर होगी। तब से अब में क्या चेंज हुआ है? एसेंशियली अभी भी दो मेन फैक्टर्स ही हैं, यूएसए वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट अब क्या है कि दो तीन चीज़ें और आ गई हैं। मैक्रो सिचुएशन जो कि कॉटन से जिसका लिंक नहीं है। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं समहाउ कॉटन को। और सप्लाई साइड में और चेंज हुआ है पाकिस्तान फ्लड्स के अगेंस्ट। तो लास्ट के 45 दिनों में चेंजेस क्या हुए? ये चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पे प्लांटेड एकर्स हैं, कितने एकड़ यूएस ने प्लांट किए, ये मिलियन एकर्स में है। और राइट साइड पे है कि कॉटन का प्रोडक्शन क्या है यूएस का। और नीचे जो एक्सिस है मई जून जुलाई जो बोल रहा है, वो बेसिकली हमको पता है यूएसडीए की रिपोर्ट हर महीने आती है। तो जो नीचे मई है वो मई की रिपोर्ट है, जून की रिपोर्ट है, जुलाई ऐसा है। तो आप देखो अगस्त में जब यूएसडीए की रिपोर्ट आई थी तब उन्होंने क्रॉप 2.9 मिलियन बेल्स कम कर दिया था। वो जो क्रॉप नंबर है ग्रे लाइन, 2.9 मिलियन बेल्स कम हुई। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चेंज था। ये चेंज पहली बार यूएसडीए ने किसी भी एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में यूएस के लिए इतना बड़ा चेंज पहली बार हुआ था। कभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मार्केट मतलब सबके लिए शॉकर था। जितने भी लोग बैठे थे सबको लगा ये क्या हो गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद सितंबर में एक और रिपोर्ट आई। उस सितंबर की रिपोर्ट में यूएसडीए ने अपना प्लांटेड एकरेज बढ़ा दिया, हार्वेस्टेड एकरेज भी बढ़ गया उसकी वजह से, और प्रोडक्शन वापस बढ़ गई। ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं आई जहाँ पे जुलाई पे थी, लेकिन आप देखो तो जस्ट थोड़ा सा 14 मिलियन बेल से थोड़ा नीचे आ गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप हुआ कि पहले एकदम प्रोडक्शन कम हुई और उसके बाद अगले रिपोर्ट में प्रोडक्शन बढ़ गई। तो यूएस में ये चला राइट। लास्ट के 45 दिनों में ये मेजर चेंजेस हुए। थोड़ा सा और देखते हैं इसको गहराई से कि जब ये चेंज हुआ, ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन नीचे जा रही है तो यूएस का स्टॉक जो एंड में बचेगा वो कम होगा। तो ये स्लाइड बस वही बता रही है कि जो यूएस का स्टॉक है, जो कि ऑरेंज लाइन में रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, आप देखो जैसे रिपोर्ट आई अगस्त में, जब पहली रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कैरी आउट घटा के 1.8 कर दिया। 1.8 मिलियन बेल्स यूएस का कैरी आउट था। इतनी बेलें बची हैं जुलाई एंड में, जुलाई 22 में जाके इतनी बेल बच रही थी क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन इतना कम कर दिया था। और सितंबर में आते आते वापस उन्होंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है आइस न्यूयॉर्क, राइट। हम लोगों ने कितनी बात करी अभी
गोपाल भाई ने भी बोला कि न्यूयॉर्क के साथ चलता है, राइट? मार्केट न्यूयॉर्क एक बेंचमार्क है। आज दुनिया में कोई भी कॉटन का प्राइस पूछेगा तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा बेंचमार्क आइस है, न्यूयॉर्क है। बिकॉज वो इतने सालों से है, बाकी दुनिया की कॉटन उसके अगेंस्ट प्राइस होती है, सब लोग उसी को देखते हैं एज ए बेंचमार्क। सबसे पहले वही ध्यान जाता है कि ये है। तो ये ब्लू लाइन, ये वो चार्ट है कि उसका प्राइस कैसे हुआ। तो जब वो रिपोर्ट आई अगस्त में, तो देखो राइट साइड पे है न्यूयॉर्क का लेवल 95 सेंट्स, 96 सेंट से मार्केट चली गई 116, 118 तक। ऑफ कोर्स बिकॉज इतना बड़ा शॉकर था, इतनी कंजम्पशन, प्रोडक्शन इतनी कम कर दी यूएस की, तो कैरी आउट कम हो गया। कैरी आउट घट के 1.8 मिलियन बेल्स रह गया था। 1.8 मिलियन बेल्स, किसी भी साल में यूएस का कैरी आउट एंडिंग नहीं था। मतलब ये ऐसा नंबर था जो कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वो नंबर यूएसडीए ने प्रिंट किया। मार्केट के लिए सरप्राइज था, मार्केट ऊपर गई। उसके बाद सितंबर में वापस एक रिपोर्ट आई, उसमें कैरी आउट बढ़ा के 2.7 कर दिया। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चेंज है वापस, लेकिन 2.7 इसका मतलब ये नहीं कि 2.7 मतलब कि बहुत सारी बेल्स हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 2.7 भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, कम नंबर ही है। यूएस के लिए जुलाई 23 में 2.7 मिलियन बेल्स होना कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, ज़्यादा बेल्स नहीं है। और मार्केट का रिएक्शन भी देखो उसके सामने, वो भी थोड़ा सरप्राइज था। मार्केट वापस नीचे आ गई, और ये जो आखिरी लाइन अगर मैं इसको आज तक का एक्सटेंड कर दूं या फ्राइडे तक एक्सटेंड करूं तो वो 99 तक आ जाएगी, थोड़ी और नीचे आ जाएगी। दूसरी बात ये भी बात करी लोगों ने कि पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी फ्लड्स आई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था। बस थोड़े से नंबर्स आप देखो, ये वर्ल्ड में इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, क्या हालत हुई पाकिस्तान में। 11 लाख हाउस डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए। 6,700 किलोमीटर की रोड ख़राब हो गई, 1,400 लोग मर गए। तो इन सब का असर कॉटन के वर्ल्ड पे क्या पड़ा, मतलब कॉटन में क्या इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान का। तो यूएसडीए की अगर बात करें, क्योंकि यूएसडीए हर मंथ नंबर निकालती है, और जो इन्होंने लास्ट नंबर निकाला, जो लास्ट नंबर निकाला अगस्त रिपोर्ट में, तो ये सब इतना क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है। तो उन्होंने उस साल उस महीने प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं था। प्रोडक्शन उनका 6.2 मिलियन बेल्स ही था, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट कम कर दिया था, क्योंकि लग रहा था कि पाकिस्तान इतना एक्टिव नहीं है, डोमेस्टिक प्राइसेस वहाँ के नीचे हो गए थे, इंपोर्ट नहीं होएगा। बट जब ये फ्लड की बात आई तो सितंबर में उन्होंने सीधे पाकिस्तान की क्रॉप 7 लाख बेल, 480 किलो की पाउंड की बेल कम कर दी। ऑफ कोर्स अगर वो कम करी है तो उनको कॉटन की ज़रूरत है, तो उन्होंने थोड़ी कंजम्पशन कम करी, और दूसरा उन्होंने उसका इंपोर्ट नंबर बढ़ा दिया। तो इंपोर्ट नंबर पाकिस्तान का पहुंच गया 4.8 से 5 मिलियन बेल के आसपास। तो जो इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आई पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट ये रहा। अब ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हम लोग यहाँ पे इंडियन कॉन्फ्रेंस में हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं भी ये सब की, और आगे भी थोड़ी और बातें करनी पड़ेगी दुनिया की। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि यूएसए जो बेंचमार्क है आइस का, क्योंकि आइस सबसे पहले यूएस की बैलेंस शीट को देखता है, उसमें पाकिस्तान का जो इंपोर्ट शेयर है, अगर पाकिस्तान 10 लाख बेल कर रहा है तो 10 लाख बेल में रफली 40% हिस्टोरिकली यूएसए रहता है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये आप ऑरेंज लाइन जो देख रहे हो, हिस्टोरिकली यूएस का क्या शेयर है पाकिस्तान के इंपोर्ट्स में। तो अगर 10 से 15 लाख बेल हो रही है इंपोर्ट्स, तो आप ये मान सकते हो उसमें से करीब 2 लाख से 2.5 लाख बेल सिर्फ यूएस से बाई करनी पड़ेगी। उसका क्या फ़र्क है? उसका फ़र्क ये है कि सर यूएस में आज जो आपने एक्सपोर्ट नंबर माना है, अगर पाकिस्तान की डिमांड बढ़ती है तो यूएस का एक्सपोर्ट नंबर का एक प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर पाकिस्तान का इंपोर्ट नंबर बढ़ा, उसमें 40% तो सीधे यूएस में गया, तो यूएस का एक्सपोर्ट नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूएस का कैरी आउट और कम होएगा, जो कि सबसे बड़ा नंबर है जो सब देखते हैं। क्योंकि अगर यूएस में बेलें नहीं बची तो प्राइस ऊपर रहना है, आइस फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर रहेगा। यूएस के एक्सपोर्ट शेयर में, जैसे यूएस ने अगर 10 लाख एक्सपोर्ट करी हिस्टोरिकली, उसमें सिर्फ 9 से 15% तक पाकिस्तान का शेयर रहता है जनरली। बट जो लास्ट की 4 वीक्स की एक साथ रिपोर्ट आई, 3 वीक्स की जो कंबाइंड रिपोर्ट एक साथ यूएसजी ने बताई, उसमें जो भी कॉटन बिका यूएस से, जो कि करीब 6 लाख बेल 480s का था, उसमें से 40% पाकिस्तान ने बाय किया। तो ये बात तो क्लियर होती है कि
पाकिस्तान का जो डैमेज है क्लियरली उसका इम्पैक्ट यूएस पे पड़ रहा है, पड़ा है, हम लोगों ने 4 वीक में देखा है। और ये नंबर्स भी वही बताते हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ है उसकी वजह से यूएस का डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है यूएस के एक्सपोर्ट नंबर पर। फिर एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बात करते रहते हैं, लास्ट ईयर भी इसके बारे में काफ़ी बात हुई थी कि जो ऑन कॉल सेल्स होती हैं, राइट, स्पिनर्स और बायर्स बाय कर लेते हैं कॉटन और ऑन कॉल लेते हैं और फ्यूचर्स नहीं खरीदा, और जब मार्केट नीचे होता है तो उनको फिक्सेशन करना होता है तो उनको सपोर्ट मिल जाता है। तो आइस पे उतना पैनिक नहीं आता बिकॉज उन लोग को बाई करना होता है। जब मार्केट नीचे आती तो वो कॉटन अपना फिक्स करते हैं और आइस का सपोर्ट रहता है। तो ये चार्ट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जो ब्लू लाइन है आप उस पर फोकस करो, बाकी बात करते हैं, बट ब्लू लाइन में इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन क्या है कि अगर आप जो भी ऑन कॉल बाई किया हुआ है लोगों ने, जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉल बाई किए हुए हैं, उसमें आप जो मर्चेंट्स हैं, जैसे हम लोग हो गए, बाकी मर्चेंट्स हैं, वो कॉटन जब खरीदते तो फ्यूचर बेचते हैं, उन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो वो ये ब्लू लाइन दिखाती है। तो आप देखो ब्लू लाइन मार्च से लेकर ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि वो नेट हिस्टोरिकली मर्चेंट्स जो नेट ट्रेड रहता है वो जनरली शॉर्ट रहता है, क्योंकि आप बेलें आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उनको हेज करते हो क्योंकि आप बाय करते हो। ग्लोबली बात कर रहा हूँ, मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट अफ्रीकन, ब्राज़ील, जो सारी बेलें प्रोड्यूस होती हैं वो मर्चेंट्स खरीदते हैं और उनको हेज करते हैं, तो वो नेचुरली शॉर्ट रहते हैं फ्यूचर। उसको अगर आप जब ऑन कॉल की लॉन्ग पोजीशन के साथ जोड़ो तो ये चार्ट आता है ब्लू वाला, और वो ब्लू वाला चार्ट आप देखो तो ओवर टाइम ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब ट्रेड के पास उतनी जगह नहीं है कि, और या उतना कॉटन नहीं है जो कि उन लोग के हाथ में है। कॉटन है लेकिन उसके सामने उसके सेल्स भी हैं, क्योंकि जो लोग ने ऑन कॉल सेल्स नहीं है वो इवेंचुअली फिक्स करना है उनको। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ो तो ये कर्व, ये ब्लू लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि मर्चेंट्स और इन लोग को मिला के ज़्यादा बेचने, ऑलरेडी ये लोग लॉन्ग हैं रिलेटिवली, उतना कॉटन नहीं है जो हाथ में पड़ा है बेचने के लिए। और दूसरा ये ग्रे लाइन अगर देखो, जो ग्रे लाइन है वो है जो स्पेकुलेटर्स हैं मार्केट में, आइस की मार्केट में, उनकी क्या पोजीशन है। तो उनकी पोजीशन जून से अगर आप देखो तो रिलेटिवली एज अ परसेंटेज जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रही है। तो बस आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो कि ये दो फैक्टर्स है। अभी आप इनको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा प्राइस सपोर्टिव है, इसकी वजह से प्राइस सपोर्टेड रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ जब हम लोग बात करते हैं, अभी तक जितनी भी बातें करी हमने कि यूएस का कैरी आउट टाइट है, पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, उसकी वजह से यूएस का एक्सपोर्ट नंबर बढ़ेगा, ऑन कॉल पोजीशन, ट्रेड की पोजीशन, इन सब से तो ऐसे लगता है कि आइस में प्रेशर क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रेशर। बट मार्केट ऐसा नहीं है, राइट। मार्केट तो फ्राइडे को 4 सेंट नीचे गिर गई। तो जो हम लोग अभी तक बात करी और जो मार्केट का बिहेवियर है वो बिल्कुल उल्टा है। मतलब इट इज़ सरप्राइजिंग, ऐसा क्यों है। एक तरफ आप देखते हो तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में, लेकिन मार्केट ने जो फ्राइडे को रिएक्शन करा उसके हिसाब से तो एकदम उल्टा था। तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है, और कितने लोगों ने इसकी बात करी है सर, कि मैक्रो जो मैंने बताया कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कॉटन का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, उनके पास खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, उन दोनों का इफेक्ट डिमांड पे पड़ रहा है, जो कि सब लोग देख रहे हैं। आज सब ने बोला कि इंडियन स्पिनिंग मिल 50% पे चल रही है नॉर्मल कैपेसिटी के, राइट। तो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और मार्केट में सब लोग ये फील कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें जो अभी तक हमने बात करी वो सारी थोड़ी सी प्राइस सपोर्टिव थी, बट उसके सामने मार्केट का रिएक्शन नहीं है, जिसकी वजह ये है। तो ये एक डेटा है, यूएस का डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल है। ये दिखाता है कि लोगों की इन यूएस पर्सनल सेविंग क्या है ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि अगर मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने जो अपनी ज़रूरतें सामान, मतलब मेरे को कुछ मॉर्गेज में पैसा देना है, कोई और चीज़ मैंडेटरी है जो मुझे करनी है, अपने बिल्स देने हैं, उसके बाद जो मेरा इनकम बचता है, उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचा है, उसका मेरी सेविंग का क्या रेट है, उसमें से मैं कितना सेव कर पा रहा हूँ, जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये क्लियरली दिखाता है कि कोविड के जस्ट बाद, जब लोगों के पास कोई खर्च करने का एवेन्यू नहीं था, सब लोग घर में बैठे थे, सबके पास
और ऐसा नहीं था कि लोगों के पास पैसा आना बंद हो गया था, यूएस गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया, जॉब्स लोग घर से बैठ के कर रहे थे, तो पैसा आ रहा था लेकिन खर्च करने के एवेन्यूज़ नहीं थे, उसको खर्च करने की जगहें नहीं थी। तो ये नंबर ये लाइन एकदम शूट अप कर गई, 25% पहुंच गया था, जो कि ऐसा नंबर है जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। और उसके चक्कर में लोगों ने अपना बाइंग भी चालू किया, होम फर्निशिंग्स, ये वो। तो वो चीज़ थी जो हम लोगों ने अक्टूबर 20 से लेकर फरवरी 22 मार्च 22 तक देखी कि इंडियन स्पिनिंग यूनिट का और ग्लोबल स्पिनिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा पीरियड था, क्योंकि वहाँ पे लोग बाय कर रहे थे, लोगों के पास कैपेसिटी थी बाय करने की, पाइपलाइन में प्रॉब्लम थी, लोग ऑर्डर दे रहे थे। बट अब ये नंबर अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली लो तो नहीं, लेकिन ये 2008 रिसेशन के बराबर पहुँच गया। तो अब लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोग अभी भी बहुत बाय कर सकें। इस चार्ट का पर्पज़ ये, इस चार्ट को दिखाने का पॉइंट ये है कि अब कैपेसिटी लोगों की बाइंग करने की गुड्स सर्विसेज कम हो गई है। और ये चार्ट दिखाता है कि क्लोथिंग जो हम लोग को रेलेवेंट है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, कि क्लोथिंग और क्लोथिंग एक्सेसरीज की इन्वेंट्री जो यूएस में है वो कैसे बिहेव कर रही है। तो आप देखो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली अगर आप इनको जोड़ो तो मैच करती हैं। इन्वेंट्री कम हो गई कोविड के जस्ट बाद, बिकॉज लोगों ने इनकम बढ़ गई, उन लोगों ने बाई करा सामान, एग्जीक्यूशन इश्यूज़ की वजह से वो सामान रिप्लेनिश नहीं हो पाया, प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन अब आप लास्ट पार्ट देखो, ये पार्ट वही था कि लोगों ने बाइंग करी, शेल्फ डिप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद वो रिप्लेनिश नहीं हो पाए बिकॉज एग्जीक्यूशन इश्यूज़ थे, बहुत सारा कॉटन फिनिश गुड्स मूव नहीं हो पा रहे थे, और पैनिक बाइंग आई कि मुझे और चाहिए, जो कि हमने देखा अक्टूबर 2020 से लेके फरवरी 22 तक। बट उसके बाद आज क्या सिचुएशन है? आज सिचुएशन ये है कि अब इन्वेंट्री जो रिटेल इन्वेंट्री है ये अब हिस्टोरिकली हाई लेवल की तरफ जा रही है। इतना लेवल कभी गया ही नहीं, मतलब आप अगर ये चार्ट देखो ना तो ये 1998 से चार्ट है, ये अनबिलीवेबल मतलब लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, इतनी इन्वेंट्री कभी हुई नहीं। और ये चीज़ है जो आज मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, बिकॉज रिटेलर्स की बात करो जो कि ऑर्डर देंगे बाकी स्पिनर्स को, गारमेंटर्स को, वो ये देख रहे हैं और उनको इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनको लगता है कि अभी मैं ऑर्डर देके क्या करूं अगर मेरे पास इतनी इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है। उसके साथ एक और चीज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट नंबर देखो, क्योंकि बिकॉज फेड जो है, यूएस का जो फेड है, उसको क्लियर है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन सब चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सामने इकोनॉमिक साइंस भी हैं कि अगर मैं ज़्यादा रेट जल्दी बढ़ा दूंगा तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्लम्प हो सकती है, एकदम प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसके बावजूद भी फेडरल रिजर्व जो है वो कहता है नहीं, मेरे को तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है बिकॉज इन्फ्लेशन मेरी टॉप प्रायोरिटी है। और वो टॉप प्रायोरिटी अभी भी क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, आज लोग अभी भी कोई सड़क पे नहीं है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स हैं, जॉब की ओपनिंग्स हैं, वो अभी भी हिस्टोरिकल हाई है। और ये नंबर मतलब क्लोज टू हिस्टोरिकल हाई। ये डेटा भी 2002 से है। आप देखो कितनी नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं यूएस में जो कि फुल नहीं हो रही, वो भी हाई है। ये जो पार्ट है थोड़ा सा चेंज हुआ है रिसेंट में, बट अभी भी हाई है। दूसरा, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, इसमें भी सेम सिचुएशन आती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिकली लो है। अगर मैं फेड हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि जब तक मेरे लोगों की नौकरियां नहीं जाती, जब तक लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर लोगों के पास जॉब्स चली जा रही हैं तो स्लोली उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा। लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब्स कम है, पैसा कम आएगा, अपने आप कम सामान खरीदेंगे और इन्फ्लेशन अपने आप ही कूल ऑफ हो जाएगा। तो वो दोनों एक साथ साथ जाएंगे। लेकिन फेड आज ये देख रहा है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट तो हिस्टोरिकली लो है। तो उसकी वजह से क्या है, ये चार्ट अगर आप देखो तो ये चार्ट ये बताता है कि फेडरल रिजर्व की क्या प्रोबेबिलिटी है जो आज मार्केट एस्टिमेट कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि करीब 82% लोग सोचते हैं कि 75 पॉइंट से बढ़ेगा फेड अपना इंटरेस्ट रेट, और 18% लोग सोचते हैं कि 1% बढ़ेगा। अब इसको अगर आप एक महीने पहले देखते हैं, एग्जैक्टली एक महीने पहले ये नंबर क्या था, 60% लोग सोचते थे कि 50 पॉइंट्स ही बढ़ेगा और 40% सोचते थे
कि 75 पॉइंट बढ़ेगा। एक मतलब कोई परसेंटेज ऐसी कोई सोच नहीं रहा था कि 1% भी बढ़ने की जगह है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब वो कंप्लीटली चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। और उसकी वजह जो हम लोगों ने पहले बात करी वही। दूसरी चीज़, इसको भी काफ़ी लोगों ने रेफ़र किया, चाइना ग्रोथ इंजन है। हमको पता है चाइना कॉटन में कितना बड़ा है। जब चाइना बाइंग में आता है तो सब कुछ, सारी बोट्स ऊपर हो जाती हैं। चाइना बाय करेगा, कॉटन ही नहीं बाय करेगा, चाइना यान भी बाय करेगा। अगर चाइना बाइंग में आ जाता तो पूरी सिचुएशन बहुत जल्दी रिजॉल्व होएगी। बट वहाँ पे क्या हाल है? ये चार्ट क्या बताता है, अगर आप चाइना का जो एक्सचेंज है उसका प्राइस लो और आइस का जो एक्सचेंज है उसका प्राइस लो, उन दोनों को अगर घटा दो तो वो ये डिफरेंस है। हिस्टोरिकली ये डिफरेंस 25 सेंट, 30 सेंट, 35 सेंट के आसपास रहता है, क्योंकि चाइना का प्राइस ऊपर रहेगा तभी चाइना इंपोर्ट करेगा। अगर चाइना का प्राइस नीचे हो गया तो चाइना इंपोर्ट क्यों करेगा? तो ये डिफरेंस 25 से 30 से 35 सेंट रहता है। लास्ट के 1.5 महीने में ये डिफरेंस नेगेटिव, मतलब चाइना का प्राइस आज वर्ल्ड प्राइस से नीचे है, 17 सेंट, 18 सेंट ये हो गया। तो ऑफ कोर्स अगर चाइना में प्राइस नीचे है तो चाइना में कौन कहेगा कि मेरे को इंपोर्ट करना है? सिमिलरली भी यान में भी वही चीज़ है। तो ये चीज़ क्लियरली ये दिखाती है कि चाइना अभी अगर नेगेटिव रहता है ये डिफरेंशियल, तो चाइना कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, इंपोर्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये स्लाइड बस ये बताती है कि जैसे सबने बोला, झाम जी ने भी बोला कि कंजम्पशन ICAC की जो है और USDA की, उसमें 4 मिलियन बेल का फ़र्क है। और 4 मिलियन 114 की जो ICAC की कंजम्पशन है वो भी हो सकता है ज़्यादा हो, एक्चुअल कंजम्पशन हो सकता है उससे भी कम हो। तो ये जस्ट चार्ट ये दिखाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली कंजम्पशन एस्टिमेट करना जल्दी कितना आसान है। तो अगर ये 2011-12 क्रॉप ईयर का डेटा है, इसमें वही सेम चीज़ है कि जब आप नीचे देखोगे तो वो मंथ हैं जब USDA ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। तो हर महीने वो पब्लिश करते हैं, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, ऐसे ऐसे उन्होंने हर महीने पब्लिश करते हैं। और एक ही साल के लिए क्या टोटल ग्लोबल कंजम्पशन थी वो ये चार्ट दिखा रहा है। तो जुलाई में वो लोग कह रहे थे कि 2011 के लिए ऑलमोस्ट 120 मिलियन बेल कंजम्पशन होगी जुलाई 2011 में। बट जनवरी 2013 तक, जब साल के एंड तक आते आते ये कंजम्पशन घट के 102-103 के आसपास पहुंच गई। 16 मिलियन बेल का ड्रॉप था। तो ये चीज़ ये बताता है कि कंजम्पशन को फोरकास्ट करना इतना आसान नहीं है, और जनरली थोड़ा सा लैग्ड रहता है इफेक्ट कि लोगों को लगता है चीज़ें ख़राब हैं लेकिन वो इमीडिएटली नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट होती। हिस्ट्री ऐसा बताती है। और ये था 16 मिलियन का बेल्स का ड्रॉप, 14% का ड्रॉप। सेम चीज़ अगर आप 2019 को देखो, कोविड तो ऑफ कोर्स पहले से था, बट कोविड एक बहुत शार्प इवेंट था। कोविड आया और एकदम से कंजम्पशन ख़राब हुई, बट उसमें भी लैग्ड इफेक्ट है। उसमें भी इतनी जल्दी USD ने अपनी कंजम्पशन कम नहीं कर दी, और उसमें जो ड्रॉप था वो तो और भी सिवियर था, 22 मिलियन बेल का। और ये 480 है ग्लोबल कंजम्पशन का ड्रॉप था, 17% का ड्रॉप था इसमें। तो इसका पॉइंट ये है, कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन फोरकास्ट करना भी इतना आसान नहीं है। अगर स्पिनिंग मिल जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्पिनिंग मिल है, अगर उनको क्लैरिटी नहीं कंजम्पशन कहाँ जा सकता है, तो मतलब बाकी लोगों के लिए एस्टिमेट करना ईजी नहीं है। तो वही मैं उसी बात पे आते हैं वापस कि ये सब हमने पूरी दुनिया की बात करी, US की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, बट उससे इंडिया का क्या लिंक है? हम इंडिया में बैठे हैं, हम जलगांव इंजीनियर्स मीट में हैं, लेकिन हम बातें कर रहे हैं US की, बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की, फेड की, क्यों? तो उसकी वजह ये है, एक चार्ट है जो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको। ये चार्ट वही है जो बाकी लोगों ने भी बात करी। अभी गोपाल भाई ने भी बोला कि जो इंडिया का प्राइस था रिलेटिव टू आइस मतलब अगर इंडिया का प्राइस लो और आप न्यूयॉर्क घटा दो तो जो डिफरेंस है वो ये ग्रीन लाइन, अगर ग्रीन लाइन कह सकते हैं उसको, ग्रीन लाइन में दिखता है। और रेड लाइन है US का प्राइस माइनस न्यूयॉर्क का प्राइस। तो डिफरेंशियल क्या था इंडिया का आइस के रिलेशन में? रेड लाइन बताती है US के प्राइस क्या था आइस के रिलेटिव में, और ब्लैक लाइन बताती है जो इंडेक्स, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 चीपेस्ट ग्रोस होता है, उसका क्या था डिफरेंशियल विद आइस, डिफरेंशियल न्यूयॉर्क के अगेंस्ट, राइट। ये 3 चार्ट दिखा रहे। अब उसमें आप देखो, जब सितंबर 21 में थे हम लोग, इंडियन सबसे चीपेस्ट था, सबसे सस्ता था इंडियन, राइट। इंडियन की जो लाइन है हरी वाली लाइन सबसे नीचे है क्योंकि इंडियन सबसे सस्ता था उस वक्त। बट जुलाई तक आते आते इंडियन प्राइस का डिफरेंशियल जो है
वो यूएस के प्राइस डिफरेंशियल से भी 15 सेंट ऊपर था, 15-20 सेंट ऊपर था। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि इंडिया में कोई तो प्रॉब्लम थी, कुछ तो था जिसकी वजह से इंडिया का प्राइस इतना ऊपर गया। और ये हिस्टोरिकल लेवल है, कभी भी इतना जो डिफरेंशियल है वो इतना बढ़ा नहीं, स्पेशली अगर आप बाकी ग्रोथ से कंपेयर करो, अगर आप यूएस ग्रोथ से कंपेयर करो या इंडेक्स से कंपेयर करो, इतना डिफरेंस कभी नहीं था, इतना बड़ा फर्क कभी नहीं था। तो इसकी क्या वजह थी? तो ये चार्ट क्या बताता है? ये चार्ट बताता है कि यूएसडीए ने जो 21-22 जो साल निकला हमारा, जिस साल के बारे में हम सब बात करते हैं कि बहुत बुरी हालत हो गई थी प्रोडक्शन की, जो कि अगेन वो भी आसान नहीं है जज करना इंडिया जैसी कंट्री के लिए भी, राइट। यूएसडीए ने इंडिया का प्रोडक्शन कैसे चेंज किया अक्रॉस टाइम, ओवर टाइम। जुलाई 2021 में यूएसडीए बोल रहा था कि 29 मिलियन बेल 480 का इंडिया का प्रोडक्शन है। बट साल के एंड में आते आते एक साल बाद जुलाई 22 वो लोग 24.5 मिलियन बेल पे आ गए। 4.5 मिलियन बेल कम कर दी उन्होंने प्रोडक्शन। 4.5 मिलियन बेल इंडिया 480 किलो की पाउंड की बेल में बहुत बड़ा नंबर है। और ये ओवर टाइम हुआ। अब देखो एक बार भी अप नहीं गया, स्टेप बाय स्टेप वो लोग क्रॉप कम ही करते गए। और ये क्या दिखाता है, अगर आप देखो तो लास्ट के 4 सालों में अगर इंडिया का प्रोडक्शन और इंडिया का कंजम्पशन, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यूएसडी जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से, तो 2018 में इंडिया के पास 1.5 मिलियन बेल 480 पाउंड का सरप्लस था, प्रोडक्शन बढ़ा था कंजम्पशन से। 2019 में वो 8 मिलियन हो गया था कोविड की वजह से, बिकॉज कोविड में कंजम्पशन गिर गई। 2020 में वो 16 लाख बेल रह गया, 1.6 मिलियन बेल रह गया। लेकिन 2021 में प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम हो गया। ये मेरे ख्याल से इंडिया के लास्ट के 15 सालों में पहली बार हुआ कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। और ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास शॉर्टेज थी कॉटन की, और वो चीज़ प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि अगर कॉटन कम नहीं है तो एक ही तरीका है सीज़न ख़त्म होने के बाद कि प्राइस ऊपर जाएं, और जहाँ से भी कॉटन मिल सकती है इंडिया को वो आए, या तो इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट ख़त्म हो। एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाए बिकॉज इंडिया का प्राइस ऊपर हो गया, या फिर इम्पोर्ट आए बिकॉज इंडिया का प्राइस ऊपर है। ये चार्ट वही चार्ट है जो लास्ट हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सेम चार्ट है, बट ये सिर्फ 2020-21 का है, एक साल पहले का। और इसमें एक बार आप वही चीज़ है, देखो ग्रीन लाइन देखो, ये इंडिया की लाइन है। डिफरेंस ऊपर वाली येलो लाइन यूएस की है और ये इंडिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो 10 से 15 सेंट का डिफरेंस है। ये जस्ट एक साल पहले की बात है। एक साल पहले इंडिया यूएस से 15 सेंट सस्ता था, और इस साल हमने देखा कि एंड में आते आते इंडियन यूएस से 15 सेंट महंगा था। तो इसकी कोई फंडामेंटल वजह ही होगी, और वो फंडामेंटल हमने वजह देखी कि वो सप्लाई एंड डिमांड था, कि इंडिया में एक्चुअली कॉटन नहीं था, कॉटन की ज़रूरत थी, कंजम्पशन रिलेटिवली ज़्यादा थी प्रोडक्शन से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, जैसे फिर वही क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि हम लोग इंडियन कॉटन की बात करते हैं, लेकिन इंडियन कॉटन के लिए हम लोगों ने इतनी सारी स्लाइड स्पेंड करी कि फेड क्या कर रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि इंडियन, और ये सबने भी बोला कि इंडियन अकेले ट्रेड नहीं कर सकता, इंडिया वर्ल्ड मार्केट में कनेक्टेड है। इंडियन प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट से लिंक्ड हैं, कॉटन एक्सपोर्ट के माध्यम से और यान के माध्यम से और फिनिश गुड्स, गारमेंट, वो सब के माध्यम से भी। बट ये दो मेन हैं, क्योंकि ये दोनों तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाते हैं प्राइस में। क्योंकि अगर आज कॉटन का प्राइस बढ़ गया तो यान का प्राइस नेचुरली थोड़ा अप ऊपर जाता है। यान की प्राइसिंग भी न्यूयॉर्क की प्राइसिंग के बेसिस पे चलती है। लोग यान बायर्स देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में, और उसके हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। तो एंड में ये सब बोलने का पॉइंट ये था कि जो सप्लाई एंड डिमांड है इंडिया की, वो डिटर्मिन करती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ समझने के लिए कि इंडिया का प्राइस दुनिया के मुकाबले कहाँ रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिवली जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में अगर टाइटनेस है तो इंडिया में प्राइस ऊपर ही रहेगा। अगर वर्ल्ड प्राइसेस नीचे हैं तो इंडिया का प्राइस रिलेटिवली ऊपर रहेगा सबसे, लेकिन इंडिया का प्राइस आज से ऊपर रहेगा वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर वर्ल्ड प्राइसेस नीचे आ गए जो कि बेस हैं, उससे इंडिया का प्राइस रिलेटिवली कहाँ रहेगा, वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। तो हम लोगों ने पास्ट की बात करी, अब थोड़ी सी 22-23 में क्या लगता है। आई थिंक 22-23 में सब लोगों ने बात करी कि क्रॉप अभी तक बहुत अच्छी है, क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एक दो स्पॉट्स हैं, विदर्भ हो गया, थोड़ा आदिलाबाद में भी, उसमें एक्सेस बारिश की वजह से ग्रोथ थोड़ी छोटी है। बट अगर वेदर क्लियर रहेगा तो आई थिंक वो भी बेटर हो जाएगी क्रॉप। बट उसके अलावा काफ़ी एरियाज़ में क्रॉप बहुत अच्छी है।
बाकी लोगों ने ये भी बात करी कि अगले एक महीने की रेंज सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस टाइम में लास्ट ईयर भी सिमिलर सिचुएशन थी, क्रॉप की सिमिलर थी, लेकिन एक महीने बाद कंटिन्यूस रेंज की वजह से क्रॉप में इतना बड़ा डैमेज आया जो कि लोगों को 5-6 महीने लग गए समझने में, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो वो चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है वॉच करने के लिए कि अगले एक महीने में हमें क्या लगता है कि वेदर कैसा रहेगा, क्या बारिश कंटिन्यूड रहेगी और ब्रेक मिलेगा कि नहीं। आज वेदर बहुत अच्छा है, तो अगर ऐसा वेदर रहे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। डिमांड सिनेरियो वीक है, सबने बात करी इसके बारे में कि डिमांड वीक है, प्रॉब्लम है डिमांड में, बट कब तक रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। मतलब हम लोग को लगता है कि 2022 कैलेंडर ईयर तक तो प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज तब तक इंडिया की सप्लाई फुल फोर्स में नहीं आएगी, दिसंबर आते आते सप्लाई आ जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस करेक्ट होंगे, रिलेटिव प्राइसेस बेटर होंगे, और मिलों के लिए भी अब इंडियन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और मिलें यूज़ करके कॉटन तो नहीं एटलीस्ट जान एक्सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी बढ़ेगी। और यही बात कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इंडिया का रिलेटिव प्राइस कम होना चाहिए, जो इंडिया का प्राइस है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में वो कम होना चाहिए, इंडिया को एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिलना चाहिए, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री की भी हालत बेटर होगी, बिकॉज उनको रिलेटिवली चीपर प्राइस का कॉटन मिलेगा जो कि इंडिया में हर साल मिलता है, और वो अपना उससे स्पिन करके यार्न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार्न वायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चार्ट वही चीज़ है जो लास्ट हमने देखा था टेबल, जिसमें मैंने प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन इंडिया का दिखाया था। तो अगर आप 2022 का यूएसडी का डेटा है सारा, आप 2022 का अगर यूएसडी का डेटा देखो तो वापस 2.5 मिलियन बेल का प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन है, जो कि लास्ट के 3 सालों में, या आप अगर कोविड को हटा दो, कोविड साल को, बिकॉज वहाँ पे कंजम्पशन बहुत नीचे चली गई थी, तो लास्ट के 4 सालों में सबसे बड़ा नंबर है यूएसडी जो फोरकास्ट कर रही है। और अगर यही रियलिटी रहती है तो इवेंचुअली क्या होगा कि इंडिया को ये जो सरप्लस है किसी तरह से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक्सपोर्ट में जाएगा, और एक्सपोर्ट में जाने के लिए इंडिया जब तक रिलेटिवली चीप नहीं होगा तब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है कि इंडिया का प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिफरेंस पॉजिटिव रहता है, तो इंडिया को एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइसेस को ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्सपोर्ट की वायबिलिटी बढ़े। तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हम लोग को जो कि रियली इम्पैक्ट कर सकती है, मेजर चेंजेस ला सकती है प्राइस में। हम लोगों ने इतनी बात करी यूएस बैलेंस शीट की, यूएस बैलेंस शीट अभी भी टाइट है, 2.7 मिलियन बेल का कैरी आउट है यूएस का यूएसडी के हिसाब से, जो कि लूज़ नहीं है। सिर्फ एक ही साल था जो कि इससे कम कैरी आउट था, वो 2010 था। तो ऐसा नहीं है कि 2.7, क्योंकि लास्ट मंथ उन्होंने 1.8 दिखा दिया था इसलिए 2.87 लूज़ है, ऐसा नहीं है। 2.7 अभी भी टाइट है और सिचुएशन चेंज हो सकती है। और जो हमने देखा अभी पाकिस्तान में हुई थी सिचुएशन, उसके हिसाब से अगर हम लोग टोटल नंबर ऐड करें यूएस में, जो यूएस बेच चुका है, 8.383 लाख बेल्स यूएस ऑलरेडी बेच चुका है। उसका टोटल एक्सपोर्ट 12 का है जो यूएस के हिसाब से 12.3 का और 12.6 का सॉरी, और उसके सामने सिर्फ 4.3 मिलियन बेल्स 43 लाख बेल बेचनी बाकी रह गई यूएस के लिए। और आप देखो तो अभी करीब 40 हफ्ते तो हैं ही, एटलीस्ट मिनिमम 40 से 45 हफ्ते के बीच में है यूएस को वो बेचने में। तो हर वीक अगर आप देखो तो वो 1 लाख बेल या 1 लाख बेल के आसपास 480 किलो की बेलें बेचना है बस यूएस को। तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर ही है, अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखोगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो ये चीज़ है जो कि यूएस का एक्सपोर्ट नंबर चेंज कर सकती है, और उसकी वजह से यूएस का कैरी आउट और उसकी वजह से वर्ल्ड प्राइसेस। बट हम लोग वापस वही बात कर रहे हैं, डिमांड तो अभी भी वीक है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जैसे ही डिमांड रिकवर हो, जैसे ही ये चेंज हम लोग फील कर पाएँ कि हाँ ये डिमांड चेंज होने वाली है, उसका प्राइस पे रिएक्शन काफ़ी स्विफ्ट होगा। जैसे ही वापस लोगों मिल्स या रिटेलर्स या डाउनस्ट्रीम वाले लोग बाइंग करने के लिए आएंगे, तो पाइपलाइंस क्योंकि थोड़ी रिलेटिवली कम है, एम्प्टी हैं डाउनस्ट्रीम की भी, तो प्राइस का रिएक्शन स्विफ्ट हो सकता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ट्रैक रखना कि कब लगता है कि डिमांड वापस आ रही है। और अगर ये मैक्रो सिनेरियो अगर चेंज हो और प्राइस चेंज हो तो सिग्निफिकेंटली क्विकली प्राइस एकदम बदल सकता है। इंडिया के लिए एक चीज़ है जो ओवर लॉन्ग टर्म, नॉट इस साल की बात नहीं है, क्योंकि इस साल तो
हमने देखा सरप्लस है बिकॉज ऑफ अच्छी क्रॉप और सबड्यूड डिमांड। बट आगे हमें पता है इंडिया में कितनी सारे नए स्पिंडल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, वो इंपोर्ट स्पिंडल्स कभी ना कभी लगेंगे, कभी ना कभी कंजम्पशन में आएंगे। और ऑन दी अदर साइड प्रोडक्शन में कोई ऐसी बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है जिससे कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई हो या ईल्ड बढ़ जाए। तो जब तक वो नहीं होगा तो इंडिया अभी उस पाथ पर है कि इंडिया का जो सरप्लस है, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इंडियन मिलों को और इन जनरल ट्रेड को हम सबको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशन रहती है तो इंडियन का प्राइस वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा होगा कि इंडियन को उतने सस्ता होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर सालों में जहाँ पे इंपोर्ट वायबिलिटी बढ़े, बिकॉज इंडिया के पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। और प्लान करना पड़ेगा पहले, जैसे पाकिस्तान और चाइना प्लान करते हैं। आज पाकिस्तान में जो फेलियर हुआ क्रॉप ख़राब हुई, उसकी वजह से उनका बाइंग बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने बाइंग फेलियर के बाद स्टार्ट करी। पाकिस्तान ने तो फेलियर से पहले ही 28 से 30 लाख बेल ऑलरेडी बाय कर चुका था अपनी यूज़ के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो नेट डेफिसिट हूँ, मेरे को तो कॉटन हर वक्त चाहिए ही चाहिए। तो वो वेट नहीं करते आखिरी मोमेंट तक कि जब मेरे प्राइसेस ऊपर जाएंगे तब जाके मैं इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि उनके प्राइसेस इवेंचुअली तो वहाँ जाएंगे जहाँ पे इंपोर्ट हो। तो इसीलिए इंडियन मिल्स और बाकी ट्रेड को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंडियन के प्राइसेस भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे और इंडियन मिल्स का बिहेवियर और ट्रेडर्स का बिहेवियर वैसे होएगा कि आज सिर्फ स्पॉट डिसीजन ना लेके, सिर्फ आज जो सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे 5, 6, 7 महीने के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इवेंचुअली क्या होने वाला है, अगर इंडिया में कॉटन नहीं है तो कॉटन इंपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग अहेड होगी। तो यही था, यही आप सबके साथ मेरे को शेयर करना था। और वंस अगेन मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ खानदेश एसोसिएशन का, उन्होंने जो हम लोग को मौका दिया, आमंत्रित किया इस बारे में बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।